हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको नव डार्विनवाद या न्यू डार्विनिज्म या जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। बेटा, ये जो जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत है, ये नव डार्विनवाद का ही बदला हुआ रूप है। तो चलिए देखते हैं नव डार्विनवाद या जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को देखने से पहले एक चीज़ और क्लियर करते हैं। हम लोगों ने अभी जैव विकास के सिद्धांत पढ़े थे इससे पहले, उसमें हमने लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद पढ़ा था। इन तीनों सिद्धांतों के बाद एक और सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सिद्धांत को। नव डार्विनवाद डार्विनवाद का ही एक रूपांतरित रूप है, जिसमें बीजमैन, सिवेल, राइटर, मेयर आदि वैज्ञानिकों की खोजों को सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार निम्न कारक हैं जो नई जाति की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। तो देखते हैं वह कौन कौन से कारक हैं। नंबर 1, तीव्र गुणन या रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि किसी भी जाति में जनसंख्या की जो जनसंख्या होती है उसकी जो संख्या होती है तेज़ी से बढ़ना क्या कहलाता है, तीव्र गुणन कहलाता है। यानी किसी भी जाति में अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है तो ये क्या है, नई जाति की उत्पत्ति के लिए ये उत्तरदायित्व होगी। सेकंड, सीमित भोजन और आवास, लिमिटेड फूड एंड स्पेस। थर्ड है उत्तरजीविता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। फोर्थ, जन्मिक विभिन्नताएं या जेनेटिक वेरिएशन। तो ये जो जेनेटिक वेरिएशन है ये निम्न प्रकार से इसमें जो है नई जाति उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है जीन पुनर्योजन या जीन रिकॉम्बिनेशन, जीनों के नए प्रकार के संयोजन जो युग्मक जनन के दौरान जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया द्वारा बनते हैं। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाली जीव संख्या में यह विभिन्नताओं का एक अति सामान्य तथा सतत स्रोत है। मतलब क्या कह रहे हैं ये, जीन रिकॉम्बिनेशन, जो जीन होते हैं उसमें नए नए प्रकार के संयोजन बनते हैं। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक गुणसूत्र है, ठीक है। इस गुणसूत्र में क्या होगा, एक गुणसूत्र ये है, इसमें नए संयोजन बनेंगे। यानी कि ये क्या है, स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है। जब इनका क्रॉस हुआ तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो उठ के यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से न्यू रिकॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नया रिकॉम्बिनेशन बनेगा, जिससे क्या होंगे, इसमें जब जीन चेंज हो रहे हैं तो इसमें क्या होंगी, संतानों में कुछ चेंजेस आएंगे और नई संतानों में सामान्य लक्षण चेंज हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, उत्परिवर्तन का एक कारण है, जीन रिकॉम्बिनेशन। पहला कारक जीन रिकॉम्बिनेशन था। दूसरा कारक है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। जो जीन था, जीन रिकॉम्बिनेशन, उसमें क्या था, जो वो प्रोसेस हो रही थी वो कैसी थी, सतत थी, यानी कि कंटिन्यूस वाली थी। जब भी क्रॉसिंग ओवर की या जब भी संतानें बनेंगी तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया तो होती ही होती है, तो वो कैसी हो गई, कंटिन्यूस प्रोसेस हो गई। सेकंड है उत्परिवर्तन, विभिन्नताओं का असतत स्रोत। मतलब जो उत्परिवर्तन है वो कंपलसरी नहीं है कि जो नई जातियाँ बन रही हैं या गुणसूत्र के ज़्यादा जो लक्षण है वो नई संतानों में जा रहे हैं तो उसमें उत्परिवर्तन हो ही, यानी कि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कैसी है, एक असतत प्रोसेस है, ठीक है। तो दूसरा कारक क्या हो गया, जन्मिक का, वो हो गया आपका उत्परिवर्तन। तीसरा देखते हैं संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। यह ऐसे जीवों के बीच संयोजन होते हैं जो एक दूसरे या एक अधिक लक्षणों में आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। यह क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन संकरण, यानी कि एक जाति के, मतलब एक दो जाति के अलग अलग पौधे हों, ठीक है। जब उनके बीच क्रॉस होता है, ये संयोजन होता है, ये फ्यूजन होता है, तो क्या होता है, जो नया पौधा बनता है उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, तो ये भी एक कारक है। फिर देखते हैं डी, जीन पलायन व जीन प्रवाह, जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियाँ भी बदल जाती हैं। यह परिवर्तन मौलिक तथा नई दोनों जीव संख्याओं में होता है। नई समष्टि में, यानी समष्टि क्या हो गई, जनसंख्या या पॉपुलेशन, नई पॉपुलेशन में नई जीनें और एलीले जोड़ दी जाती हैं। यानी कि जो नई जनसंख्या होती है उसमें क्या होंगी, नई जीन और एलील जोड़ दी जाएंगी और पुरानी जनसंख्या से ये घट जाती हैं। यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होता है तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है। यानी ये कह रहे हैं जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है, कोई भी जीव है तो उसमें जीव संख्या का जो स्थान होता है वो परिवर्तित होता है, तो जीन आवृत्तियाँ भी क्या होती हैं, बदल जाती हैं। यह परिवर्तन मौलिक तथा नई दोनों जीवों संख्याओं में होता है। यानी कि जो ये परिवर्तन हो रहा है वो मौलिक में और जो नई दोनों जीव संख्याएं हैं उसमें चेंजेस हो रहे हैं। नई समष्टि में नई जीनें और एलील जोड़ दी जाती हैं और पुरानी समष्टि से ये घट जाती है। यानी कि जो नई जीव बन रहे हैं उसमें क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगी और जो पुरानी होंगी उसमें ये घट जाती हैं, यानी कि हट जाती हैं। पलायन मतलब हटना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सी, अनुवांशिक अपवाह या जीन विचलन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। यदि जीन आवृत्ति में परिवर्तन संयोगवश होता है तो इसे अनुवांशिक अपवाह। नेक्स्ट कारक है प्राकृतिक वरण या नेचुरल सिलेक्शन, और नेक्स्ट है 6 पृथक्करण या आइसोलेशन। प्राकृतिक वरण के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब पृथक्करण देखते हैं क्या है, आइसोलेशन। कुछ अवरोधों द्वारा जीव संख्याओं के बीच क्या होता है, अंतः प्रजनन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहला रही है, पृथक्करण कहला रही है। विशेष अवरोधों के कारण जीव संख्याओं के बीच जननात्मक पृथक्करण के कारण नई जातियों का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो क्या है ये, जो कुछ अवरोध हो जाते हैं जीव संख्याओं के बीच में जिससे क्या होती है, प्रजनन की प्रोसेस नहीं हो पाती है और जिससे क्या होंगी, नई जीव जातियों का निर्माण नहीं हो पाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पृथक्करण। बेटा इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।